जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जन मन की बात। दोस्तों, हेमंत सोरेन ने सत्ता में आने के पहले ये वादा किया था कि वे हर साल 5 लाख सरकारी नौकरियां देंगे और इसी वादे की लहर पर सवार होकर हेमंत सोरेन सत्ता के सबसे ऊंचे सिंहासन पर पहुंचे थे। लेकिन 5 साल के बाद युवा आज भी सड़कों पर है, नौकरियां नहीं मिल रही हैं और जो नियुक्ति की परीक्षाएं हो रही हैं, उनमें कोई ऐसी परीक्षा नहीं है जिसमें घपला नहीं हुआ हो, जिसमें घोटाले की बात ना हुई हो, जिसमें शिकायत ना हुई हो। उँगली पर गिनी जाने वाली नौकरियाँ इस सरकार ने दी हैं और छात्र सड़कों पर भटक रहे हैं, आवाज़ उठाना चाहते हैं पर उनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। हार कर इन्होंने प्रधानमंत्री तक बात पहुँचाई, प्रधानमंत्री ने इनको मिलने का समय दिया, इनकी बात सुनी, मंच से इनकी बातों को रखा, लेकिन झारखंड में किसी के पास इन युवाओं से मिलने का समय नहीं है, इनके दर्द, इनकी शिकायत को सुनने का वक़्त नहीं है। आइए जानते हैं हमारे साथ 3 शख्सियत हैं, 3 मेहमान हैं। पहले मेहमान हैं कुणाल प्रताप सिंह, कोच हैं, करियर कोच हैं, मेंटर हैं और एग्ज़ाम फाइटर्स नाम का एक ग्रुप चलाते हैं जो छात्र हित में संघर्ष करती है, उनकी आवाज़ उठाती है। हमारे साथ प्रकाश सर हैं, टीचर हैं, मेंटर हैं, गाइड हैं और श्वेता जी हैं जो एस्पिरेंट हैं। और इन तीनों लोगों से हम जानेंगे कि आखिर झारखंड में परीक्षाओं की ये हालत क्यों है? तो सबसे पहले कुणाल जी से जानना चाहते हैं। कुणाल जी हमको अभी तो जेएसएससी वाला प्रकरण चल रहा है, आप लोग इसको उठा रहे हैं। क्या दिक्कतें आ रही हैं, इन सब पर अभी आगे चर्चा करेंगे। लेकिन एक बार ब्रीफली बता दीजिए कि झारखंड में अभी तक जो नियुक्तियाँ हुई या नियुक्तियों की जो प्रक्रिया चल रही है, जो परीक्षाएँ हुई, जैसे जेएसएससी परीक्षा का पहले जेएसएससी जेईई की परीक्षा का पहले पेपर लीक हुआ, उसके बाद जेएसएससी सीजीएल का पेपर लीक हुआ, पीजीटी की परीक्षा में धांधली की बात आई, कई परीक्षाओं में जेपीएससी की परीक्षा में हुआ कि सीरियल नंबर पर एक ही रूम में काफ़ी परीक्षार्थी जो हुए सफल हुए। तो ये कब से चल रहा है, क्या धांधली है और आखिर ऐसा क्यों होता है? सबसे पहले तो आनंद भैया आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपके जनमन की बात के माध्यम से हमें अपनी बात को रखने का मौका मिला और बहुत-बहुत आपका आभार कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया अपने जनमन की बात से। और मैं सबसे पहले अगर बात करूँ आनंद भैया तो मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जब से इस सरकार में अगर हम नियुक्तियों की बात करें तो इस सरकार में जो युवा हैं वो पूरी तरह से ठगा महसूस कर रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा। हालांकि अगर मैं कहानी पूरी बताने लगूं तो एक लंबी लिस्ट है, लंबी चौड़ी लिस्ट है। लेकिन मैं सबसे पहले आपको शुरुआत करता हूं। अगर आपको बहुत अच्छे से याद होगा तो जब सरकार का 2019 का जब चुनाव था तो चुनाव से पहले एक सबसे बड़ा मुद्दा जो हाइप क्रिएट हुआ था वो छठी जीपीएससी था। अगर आपको बहुत अच्छे से याद होगा तो छठी जीपीएससी के मुद्दे पे इतना पेच फंसा था उसमें। और उसमें जो माननीय मुख्यमंत्री हमारे हेमंत सोरेन जी है, हर सभा में, हर नुक्कड़ सभा में, विधानसभा में, मतलब इतनी जगह, हर जगह वो कहा करते थे, इन्होंने विधानसभा तक नहीं चलने दिया था। और हर सभा में कहते थे कि छठी जीपीएससी एक बहुत बड़ा स्कैम है, हम उसको आते ही सबसे पहले उस परीक्षा को रद्द करेंगे। लेकिन हुआ क्या, इस सरकार की जो सबसे पहली नीति है, जिस बैसाखी के सहारे, जिस बैसाखी को पकड़ के सरकार बनी, युवाओं के भरोसे सरकार बनी, सबसे पहले उस युवा को ठगा गया। और सबसे पहले कोरोना काल में, उस काल में जिस समय लाखों लोग जो है काल के गाल में समा गए थे और लाखों लोग बिस्तर पे थे, बेड पे थे, सिचुएशन ये थी कि लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, उस छठी जीपीएससी की पूरी प्रक्रिया को जो है इस सरकार ने हरी झंडी दी। तो ये सबसे पहला बड़ा धोखा कह सकते हैं कि छात्रों के साथ हुआ था। उसके बाद कई एक वर्षों तक नियोजन नीति की प्रक्रिया चली। नियोजन नीति में आपको पता है कि नियोजन नीति में किस तरह के लूप होते हैं, एक बच्चा भी बता सकता था, ये अंडरस्टूड था। पता नहीं माननीय मुख्यमंत्री जी के सलाहकार कौन से लोग थे। उसमें एक जो सबसे जो एक अजीब सा क्लॉज था, जिसको कह सकते हैं अब्सर्ड क्लॉज था, कि जो 10वीं और 12वीं जो लोग यहीं से किए हैं वही उस परीक्षा में बैठ सकते हैं। ठीक है। अब चलिए, इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी भी हर जगह उसमें एक झूठ बोलते हैं और मैं सब कुछ एक एक चीज को फैक्ट के साथ आपके जो है चैनल पे कहने वाला हूँ। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि और राज्यों में तो ये परीक्षाएं, और राज्यों में तो नियमावली चलती है, बट हमारे राज्य में इसको रद्द कराया जाता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान के लिए बता दूं और आपके ऑन कैमरा आपको बता दूं कि ये पूरा नियमावली जो है कॉपी किया गया है उत्तराखंड और हिमाचल से। और हिमाचल में खुद ये नियमावली है कि 10वीं और 12वीं जो है यहीं से जो पास होंगे वही हिमाचल की प्रतियोगिता परीक्षा में बैठ सकते हैं। पर उसमें एक क्लॉज जो माननीय मुख्यमंत्री जी के सलाहकार लोग जो है, जो कार्मिक बैठे थे, इतने स्मार्ट तरीके से उन लोगों ने छोड़ दिया। वहां पे एक क्लॉज है हिमाचल में कि जो हिमाचलीज है, बोनाफाइड हिमाचलीज, यानी कि हिमाचली का, वहां हिमाचल का स्थानीय जो लोग हैं,
उनपे ये 10वीं और 12वीं का रूल लागू नहीं होता। यहाँ तो ठीक था। इसके बाद सोचिए जो स्टेट का सबसे बड़ा जो सरकार का जो महाधिवक्ता है, राजीव रंजन जी, जी, वो बकायदा अपने नोटिंग में भी इस चीज को लिखते हैं कि सिमिलर प्रोविजन इज आल्सो एग्जिस्टेड हिमाचल प्रदेश स्टेट रूल, जबकि ऐसा है ही नहीं। उन्होंने एक क्लॉज को बहुत स्लाइटली छोड़ दिया और बाकी दो क्लॉज को लेकर हर जगह जो ये भ्रम की स्थिति पैदा की गई कि नहीं जो है और राज्यों में चलती है और हमारे राज्य में नहीं चलती है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, यहाँ भी एक छात्रों के साथ धोखा हुआ। मकसद क्या था? किसी तरह से टाइम पास करना। उसके बात करते हैं कई एग्जाम्पल, जैसे पीजीटी की हम बात करते हैं। इसकी वजह से छात्रों का कितना विरोध हुआ। छात्र लगातार 1.5 साल तक इस कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसे रहे और अंततः सरकार को झुकना पड़ा, छात्रों के आंदोलन के आगे झुकना पड़ा और सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं गई। और 60-40 वाली नीति जो इतना प्रचलित हुई, जो काफी उस पर विरोध हुआ और वो अंततः सरकार को मानना पड़ा। उसके बाद कई एक परीक्षाएं हुई, पीजीटी की परीक्षाएं हुई, जिसमें श्वेता जी खुद एक परीक्षार्थी हैं। पीजीटी की परीक्षाओं ने सारे रिकॉर्ड को तोड़ा। पीजीटी की परीक्षाओं में क्या हुआ? पीजीटी की परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन का इतना शानदार तरीके से गेम खेला गया और नॉर्मलाइजेशन की आड़ में 80 नंबर लाने वाला लड़का, 80 नंबर लाने वाले के नॉर्मलाइज मार्क्स हुए 130 के आसपास और 130 नंबर जो लाया है वो फेल हो गया। वो आईआईटीएन वगैरह, आईआईटीएन भी ऐसे एग्जाम्पल है। और मैं इस चीज को गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ ऑन कैमरे, वो आपको एकदम पूरे प्रमाण के साथ, आपको कभी भी आवश्यकता होगी तो मैं आपको प्रमाण देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है? नॉर्मलाइजेशन में 50 मार्क्स का अंतर कभी नहीं होता, कभी नहीं होता है। इवन ये तक हुआ कि पीजीटी में गूंगे भी बोले, गूंगे बहरे भी जो है उनका सिलेक्शन हो गया फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर। और जब नेता प्रतिपक्ष अमर गौरी ने इस बात को प्रचारित किया, इस चीज की सच्चाई को सबके सामने लाया, तो वो पूरी उनका जो कैंडिडेचर जो है रद्द हुआ। इसके बाद एक इंटरेस्टिंग चीज और हुआ, एक इंटरेस्टिंग चीज के बाद और हुआ कि 5 महीना नौकरी करने के बाद जो पीजीटी के शिक्षक थे, उनका कैंडिडेचर जो है, उनका जो कैटेगरी है, उनके कैटेगरी को चेंज कर दिया गया। मतलब 5 महीना के बाद आयोग को यह संज्ञान आया कि जो है अच्छा, 5 लोगों का, हाँ 5 लोगों का क्या जो मतलब कह सकते हैं कि जो कैटेगरी है वो गलत हम लोगों ने चूज करा है। महज जिनको एक टाइपो एरर बता के आयोग ने बचने का उससे प्रयास किया। उसके बाद जीपीएससी की परीक्षा हुई, 7वीं जीपीएससी की। 7वीं जीपीएससी में अगर आपके व्यूअर्स को याद ना हो तो मैं आपको एक बता दूं कि पूरे भारत वर्ष में शायद जेपीएससी पहला एग्जाम था, 7वीं जीपीएससी, जिसमें परीक्षा के और परीक्षार्थियों के ओएमआर शीट ही गायब थे, ओएमआर शीट ही नहीं थे। अगर आपको ये स्मरण होगा तो आयोग के पास ओएमआर शीट ही नहीं थे 50 से ऊपर लोगों के। सोचिए परीक्षा और तो पूर्ण परीक्षा शीट ही नहीं है आयोग के पास। उसके बाद माफी चाहूंगा मैं, बीच में कॉल आ गया। तो उसके बाद जो है ये मामला हम लोग राज्यपाल के पास पहुंचा है और राज्यपाल के दबाव में आयोग ने खुद से नोटिस निकाल दिया कि हमारे पास जो है 50 लोगों का मार्कशीट नहीं है। उसका क्लैरिफिकेशन आज तक नहीं मिला है कि उसमें क्या हुआ नहीं हुआ। उसके बाद 11 जीपीएससी पे आते हैं। 11 जीपीएससी में जिस तरह से प्रारंभिक परीक्षा हुई, सबने पूरे भारतवर्ष में देखा कि परीक्षा किस तरह हुई। लैब असिस्टेंट में भी यही सेम चीज नॉर्मलाइजेशन की आड़ में हुआ। और सिस्टम हैकिंग का सबसे बड़ा आरोप सभी छात्रों ने लगाया। मतलब रिकॉर्ड कट ऑफ मार्क्स गए, कट ऑफ मार्क्स रिकॉर्ड, मतलब 100 का 100% भी लोगों ने मार्क्स लाया और छात्र अभी भी आंदोलनरत था। उसके बाद जो बहुप्रतीक्षित परीक्षा थी, जो रघुवर दास जी के समय से चली आ रही थी, जैसे सीजीएल 2015, मुझे बहुत अच्छे से याद है 28 दिसंबर 2015 को दोपहर 1:04 पे इसका विज्ञापन आया था। उसका परीक्षार्थी कभी मैं भी रहा था और वो परीक्षा जो है रघुवर जी के कार्यकाल में नहीं हो पाई थी। परीक्षा प्रीलिम्स हुआ था लेकिन कोर्ट कचहरी की वजह से अंततः वो परीक्षा रद्द हुई। ठीक है? उसके बाद फिर इन्होंने शेयर किया, फिर इन्होंने इस एग्जाम को लिया। इस एग्जाम को 28 दिसंबर को, पिछले साल 28 दिसंबर को परीक्षाएं प्रायोजित हुई और आपने देखा कि मुझे लगता है कि झारखंड के हर बच्चे के मोबाइल में उसका आंसर की जो है आया परीक्षा के पहले, 1 रात पहले या 2 रात पहले तक भी आंसर की पाए गए। फिर छात्र हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, पूरी परीक्षाएं रद्द हुई, पूरी परीक्षाएं रद्द हुई। अंततः फिर से ये परीक्षाएं हुई और फिर इस परीक्षा में एसओपी इतना तगड़ा खेला गया। एक तरफ तो सरकार ने दिखाया कि हम जो बहुत तगड़ी मतलब एसओपी हमारा रहा है उसके तहत हम परीक्षा ले, लेकिन वह फिर से एजेंसी ने खेल कर दिया और परीक्षा के पहले ही प्रश्न पत्र के आंसर्स, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, प्रश्न पत्र के आंसर्स फिर से जो है बाहर किए गए और लोग फिर से एक भारी मात्रा में पूरे छात्रों में आक्रोश है। और प्रॉपर सबूत है उसका, प्रॉपर सबूत, क्योंकि बिना प्रॉपर सबूत के कोई बात नहीं करेगा। ठीक है? और फिर से इस परीक्षा जो है दागदार हुए। पूरे प्रदेश के बच्चे आंदोलनरत है। मतलब शुरू से लेके अंत तक देखिए, जैसे सीजल की परीक्षाएं जो हुई उसमें नेट बंद करके, उनको पता था कि अगर नेट बंद होगा, ठीक है, तो फिर से ये कमियां बाहर आएगी। एजेंसी का स्तर से इतना जबरदस्त खेल हुआ है। नो डाउट मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की सराहना करता हूं कि जेएसएससी सीजल का एग्जाम जिस तरह से प्रशासनिक व्यवस्था हुई,
नो डाउट वो बहुत काबिल तारीफ था। पर मैं बार बार हम लोग कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई हेमंत सोरेन जी से नहीं है, ना ही जेएमएन से, हमारी लड़ाई उस सिस्टम से है जो अंदर अंदर सिस्टम को खोखला कर रहा है। आनंद भाई इमेजिन करिए, जब एजेंसी करप्ट होगी, एजेंसी के लोग करप्ट होंगे, तो आप कितना भी बढ़िया व्यवस्था कर दीजिए, क्वेश्चन पेपर लीक होगा। और एसओपी देखिए, नेट को बंद कराया गया, पहले दिन ये नोटिस आता है कि 8:30 से 1:30 बजे तक बंद रहेगा। अगले दिन ऐसे कौन से कारण हुए, कौन से कारण है कि नेट जो है 2 बजे रात में ही बंद कर दिया गया। तो इस तरह से मतलब जी पूरे 4.5 साल का अगर देखा जाए, 4.25 साल का, तो मतलब एक जबरदस्त आक्रोश है युवाओं के बीच में। युवा बिल्कुल भी खुश नहीं है और कहीं ना कहीं छात्रों के भविष्य से बहुत बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। बार बार जी संज्ञान में लाने के बावजूद भी ऐसा कौन सा सिस्टम है, ऐसे कौन से लोग हैं, ऐसे कौन से माफिया लोग हैं जो आयोग के अंदर हावी हैं और छात्रों के भविष्य से खेलने के लिए बराबर प्रयास कर रहा है और खेला जा रहा है, और सरकार पे उससे कोई स्टर्न एक्शन नहीं ले रही। आप 2 एग्जाम्पल ले लीजिए। एसआईटी का गठन हुआ, एसआईटी का गठन का रिपोर्ट आज कहां पहुंचा आपको पता है? 2-3 लोगों की महज गिरफ्तारी हुई है, 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और अभी छात्रों ने जब नो एसआईटी नो एग्जाम का जब एक मुहिम चलाया था सोशल मीडिया पे, तो 2 लोगों को पटना से गिरफ्तारी, 2 लोगों का दिखा दिया गया मामले को शांत करने के लिए। उसके बाद अगर आपको याद जी होगा तो जेएसएससी जेई का जो पेपर आउट हुआ था, जेएसएससी जेई का, जिसका एफआईआर संख्या 228/2022 है शायद, इस पे सिर्फ एक व्यक्ति, जिसका नाम मुझे बहुत अच्छे से याद है, मंडल नाम का कोई व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद आज उस पर कोई भी, ना तो झारखंड पुलिस ने उसका क्लैरिफिकेशन दिया, ना ही आयोग ने कभी श्वेत पत्र जारी किया कि इसमें कौन कौन से लोग इन्वॉल्व है। तो सोचिए, एक प्लान्ड वे में एक एसओपी काम कर रहा है। और सबसे रिसेंट आपको मैं बता दे रहा हूँ, जेपीएससी, अगर आप देखिए, जेपीएससी 11 जेपीएससी का जो मेंस का एग्जाम हो गया है, सरकार ने बकायदा कैलेंडर जारी कर, कोई भी सरकार चाहेगी कि चुनाव के पहले जेपीएससी, चूंकि एक बहुत बड़ा राजनीति का विषय रहा है, सरकार चाहेगी कि जेपीएससी की प्रक्रिया को कंप्लीट करा दे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से, आखिर ऐसे कौन से कारण है जो 1.25 महीना से जेपीएससी का चेयरमैन, जो एक मैच छोटा सा नोटिफिकेशन जो एक दिन की बात है, उसको जारी किया जा सकता है कैबिनेट में, 4 कैबिनेट पार हो गया। और मेरी जानकारी के अनुसार कल का जो कैबिनेट है, उस कैबिनेट में भी जेपीएससी चेयरमैन का नियुक्ति नहीं हो रहा है। तो सोचिए आखिर ऐसे कौन से कारण है, कौन से ऐसे जरूरी कारण है जो जेपीएससी चेयरमैन की नियुक्ति नहीं हो रही है। और मीडिया के बंधुओं के बीच में तो शिवांगी, मर्मरिंग भी है। आपके पास आपके पास आएंगे जेपीएससी चेयरमैन वाली नियुक्ति के मुद्दे पर। थोड़ा प्रकाश जी से समझते हैं, ये जो आप लोगों ने शिकायत किया जेएसएससी सीजीएल में गड़बड़ी की और पेपर लीक की, और फिर जेएसएससी की तरफ से आप लोगों से कहा गया कि आप लोग साक्ष्य दें, प्रमाण दें। फिर आपने साक्ष्य दिया, फिर उसमें आया कि सीडी में कुछ नहीं है, सीडी खाली है और बहुत सारी चीजें ऐसी है। तो आपने जवाब क्या दिया है और आपको क्या लगता है कि आप सीडी भरी हुई सीडी दे रहे हैं, तो रास्ते में कौन उस सीडी को खाली कर दे रहा है? सबसे पहले जनमन की बात के दर्शकों को जोहार। ये पूरा प्रकरण जो शुरू होता है वो 21-22 की जो परीक्षा हुई, 21 और 22 सितंबर को, उसके बाद से शुरू होती है, क्योंकि उसी रात ये खबरें फैल जाती है कि पेपर लीक हुआ है। हम लोगों ने 23 तारीख को काफ़ी मशक्क़त करके, लगभग 10-12 घंटे की मशक्क़त करके कुछ एविडेंस जुगाड़ किए, और उसके बाद 24 तारीख को हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सारी बातें रखी गई कि परीक्षा के पेपर लीक हुए हैं और उसके कुछ एविडेंस हम लोग के पास आ चुके हैं। उसके बाद हम लोग 24 तारीख को राज्यपाल से ही रात को मिले। उसके बाद 25 तारीख को दोबारा राज्यपाल ने बुलाया और राज्यपाल को हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि इस पर आप संज्ञान लें। महामहिम राज्यपाल ने संज्ञान भी लिया और जेएसएससी को जांच करने के लिए कहा गया। अब जेएसएससी के द्वारा जब जांच कमेटी का गठन किया गया, तो उसी समय लोगों के अंदर असंतोष के भाव आने लग गए थे, क्योंकि जिस जेएसएससी ने यह परीक्षा का आयोजन कराया है, उसी जेएसएससी के कुछ मेंबर जांच कमेटी के मेंबर थे। आप खुद सोच के देखिए, जिसने परीक्षा कराया वही लोग जांच करेंगे कि परीक्षा में गड़बड़ी हुई है या नहीं हुई है। उसके बाद जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ रही थी। जेएसएससी चेयरमैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, हम लोगों को बुलाया कि अगर आप लोगों के पास एविडेंस है तो आप लोग एविडेंस लेकर के आइए। हम लोग 26 तारीख को एविडेंस लेकर के गए, लेकिन जेएसएससी के चेयरमैन वहां पे मौजूद नहीं थे। 2-2 बार हम लोग मीटिंग, 3 बार मीटिंग कर चुके हैं, लेकिन जेएसएससी के चेयरमैन एक बार भी हम लोग से नहीं मिले। जेएसएससी के सचिव श्री सुधीर कुमार गुप्ता हर बार मिल रहे हैं। 26 तारीख को हम लोग एविडेंस की कॉपी पेन ड्राइव में सौंप दिए थे। एक सीडी भी हम लोग सौंपे थे, जो कि प्रॉपर हम लोगों ने प्ले करके देख लिया था, मगर बाद में ये खबरें आई कि सीडी ब्लैंक है। सीडी ब्लैंक की भ्रम फैलाई गई। दोबारा जब 30 तारीख को बुलाया गया, तो 30 तारीख को सारे लोग हम लोग उपस्थित थे। साथ में जो एविडेंस है, एविडेंस के साथ वो लड़का भी अवेलेबल था जिसके मोबाइल में मूल स्रोत अवेलेबल है, वो सारे लोग अवेलेबल थे। और उस दिन भी हम लोगों ने उनको मूल एविडेंस दिखाने का प्रयास किया।
उस दिन उन्होंने मूल एविडेंस देखने से इनकार भी किया और साथ ही साथ देखा भी तो उसमें इंटरेस्ट नहीं लिया। ठीक है, उसके बाद आगे घटनाएं बढ़ी, हम लोग न्यायालय की शरण में गए, क्योंकि हम लोग को पहले दिन से ही 26 तारीख से ही उनकी बातों से ये एहसास हो गया था कि इनकी मंशा बस जी। किसी तरह से जांच करके और रिपोर्ट राज्यपाल को नेगेटिव रिपोर्ट सौंपने की है। और शुरू दिन जी। से उनकी यही मंशा थी, उनकी कभी भी यह स्पष्ट मंशा नहीं दिखी कि वो निष्पक्ष जांच करवाएंगे। उसके बाद फिर से एक नोटिस जारी किया गया, कहा गया कि आप लोग के पास जो एविडेंस है उसकी मूल प्रति आकर के सौंप दे। हम लोग उसकी मूल प्रति तो सौंपने वाले नहीं थे क्योंकि उन पर भरोसा नहीं था, लेकिन मूल प्रति दिखाने वाले जरूर थे। हम लोग दिखाए भी थे 30 तारीख को। उसके बाद हम लोग सारा डॉक्यूमेंट तैयार किए, उनके सारे सवालों का जवाब तैयार किए और जवाब लेकर के हम लोग सैटरडे को जाने ही वाले थे कि उन्होंने मना कर दिया और एक और नोटिस जारी किया कि अब आपके पास मंडे तक का लास्ट डेट है। मंडे को 3 बजे तक आपको सारा सबमिट करना है, मूल एविडेंस सबमिट करना है और जो सवाल पूछा गया है, जो उनको डाउट है, उसको क्लियर करना है। तो आज सोमवार को गए हुए थे हम लोग, सारे उनके सवालों के प्रॉपर जवाब लेके गए थे और साथ ही साथ हम लोग वो पेन ड्राइव भी लेके गए थे जिसमें सीडी के अंदर के जो कंटेंट है वो पेन ड्राइव में लेके गए थे जैसा उन्होंने कहा था, और एक लैपटॉप भी साथ में लेके गए थे। हम लोगों ने सामने ही लैपटॉप में पेन ड्राइव में जो वीडियो एविडेंस है, एक्स्ट्रा वीडियो एविडेंस है, उसको प्ले करके दिखाया और साथ ही साथ उनके सारे प्रश्नों के जवाब के दस्तावेज उनको सौंप दिया। अब है कि उनकी आज भी मंशा यही दिखी कि वो किसी तरह से राज्यपाल के पास कल जाकर की रिपोर्ट सौंप देंगे और उनका यही रिपोर्ट में जवाब होगा कि जांच में इन लोग का पूरा सहयोग नहीं मिला, ये लोग मूल एविडेंस नहीं दे रहे हैं। मैं दर्शकों से पूछना चाहता हूं कि जो जेएसएससी ने एग्जाम लिया है, अगर वही इस एग्जाम के सेटिंग की, इस एग्जाम में पेपर लीक की जांच करेंगे तो उन पे कैसे भरोसा किया जा सकता है और कैसे उनको मूल साक्ष्य दिया जा सकता है। मान लेते हैं उनको मूल साक्ष्य दे देते हैं तो उस मूल साक्ष्य के साथ वो टेम्परिंग कर सकते हैं, उसके साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं और उल्टा हम लोगों के ऊपर पेपर लीक की अफवाह उड़ाने के अगेंस्ट में हम लोग के खिलाफ केस कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने मूल साक्ष्य उनको नहीं दिया है, मैं स्वीकार कर रहा हूं कि नहीं दिया है और ये मूल साक्ष्य हम लोग न्यायालय में ही देंगे क्योंकि न्यायालय पर हम लोग को भरोसा है और न्यायालय से बच्चों को न्याय जरूर मिलेगा, इसलिए हम लोग न्यायालय में ही मूल साक्ष्य को सौंपेंगे। पीआईएल भी दायर हो चुका है, 4 तारीख को पीआईएल भी हो चुका है और छुट्टी के बाद जब दुर्गा पूजा की छुट्टी समाप्त होगी उसके बाद उम्मीद है कि जल्द से जल्द सुनवाई होगी माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा और बच्चों के लिए कुछ ना कुछ अच्छी खबर आएगी। जी, तो जैसा प्रकाश सर ने कहा कि जिस पर आरोप है वही जांच करा रहा है और वही मूल साक्ष्य भी मांग रहा है, जबकि जेएसएससी कोई ऐसी जांच एजेंसी, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ही इसकी प्रॉपर जांच कर सकती है क्योंकि फोरेंसिक्स का मामला है, तो इसमें एजेंसियों की जरूरत पड़ेगी। श्वेता जी से पूछ रहे हैं। श्वेता जी, एक आदर्श उदाहरण है इस झारखंड में युवाओं का, आधी आबादी का। श्वेता जी बताएंगी कितने एग्जाम में आप अभी तक कब से अपीयर हो रही हैं, कितने एग्जाम आपने दिए हैं और कैसा अनुभव है आपका? बहुत बुरा। सबसे पहले तो जोहार भैया सबको। और जहां तक अनुभव की बात है तो 2021 से हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करना शुरू किए 7वां जेपीएससी से। 7वां जेपीएससी में भी सबसे पहले जो मेरा सबसे बुरा एक्सपीरियंस ये था कि 7वां जेपीएससी में ये लोग रिजर्वेशन पॉलिसी को उल्टा सीधा करके कट ऑफ हाई कर दिए थे। बाद में फिर हम लोग न्यायालय गए और न्यायालय से केस जीते और कट ऑफ कम हुआ और फिर हमारा रिजल्ट हुआ। 20 दिन मेंस के लिए मिला और नहीं हो पाया, ठीक है। और नहीं हो पाया ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाया, मेरा मार्क्स इकोनॉमिक सब्जेक्ट में 63 मार्क्स इन्होंने जोड़ा ही नहीं था। जो 63 मार्क्स मेरा था वो इन्होंने जोड़ा ही नहीं था और इकोनॉमिक्स में मेरा बहुत कम नंबर था। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, हम अपना रिजल्ट शेयर कर देंगे। अब ये तो सीधे हम ब्लेम नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेरा क्वालिफाइंग में 70 मार्क्स था जो मेरा अपना सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, उसमें 200 में 65 मार्क्स मिला था। चलिए वो मुझे लगा कि शायद मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था, नहीं हो पाया। दूसरा एग्जाम जो मेरा था वो था पीजीटी। पीजीटी में मेरा 121 मार्क्स है। पीजीटी का जब एग्जाम हुआ, ठीक है, तो इनका कैलेंडर जिस हिसाब से था, कैलेंडर आंसर की आते आते वो कैलेंडर फेल हो गया। उसके बाद हम लोग रिस्पॉन्स की के लिए लड़ाई किए तो इन्होंने रिस्पॉन्स की दिया। जब रिस्पॉन्स की आया
तो 1-2 बच्चों का आरोप नहीं था, कम से कम हज़ारों बच्चों का ये आरोप था कि हमारे आंसर्स के साथ छेड़छाड़ किया गया। इवन मेरा भी 7 क्वेश्चन का आंसर जो था वो कम किया गया था। जेएसएससी या जिसके भी द्वारा एजेंसी के द्वारा, वो तो प्रमाणित हुआ नहीं। हम लोग जेएसएससी ऑफिस गए, बोले कि भई ऐसा-ऐसा हमारे साथ हुआ है। उन्होंने बोला आप एप्लीकेशन लिख दीजिए। एप्लीकेशन लिखे और अब विश्वास नहीं कीजिएगा, ये जेएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे ये नोटिफिकेशन आया कि परीक्षा में किसी भी प्रकार की कदाचार ना हो, इसलिए हमने आंसर्स के साथ जंबलिंग किया। अब ये हम लोग आज तक नहीं समझ पाए कि जंबलिंग परीक्षा में कदाचार करने के लिए किया था नेटबंदी की तरह, या फिर परीक्षा में कदाचार रोकने के लिए किया गया, ये आज तक हम लोग नहीं समझ पाए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, रिजल्ट आया। जंबलिंग जरा समझाइए मुझे, तो जगलिंग तो समझ में आता है। हाँ, इनका जंबलिंग थोड़ा अलग लेवल का था। जंबलिंग का ये मुद्दा था कि जैसे अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन है कि झारखंड की राजधानी कहाँ है, तो ऑप्शन ए में रांची है, ऑप्शन बी में पटना, ऑप्शन सी में मान लीजिए कोलकाता, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव, है ना। इन्होंने क्या किया कि हमने ऑप्शन ए मारा रांची, ठीक है, हम लोग जो टिक किए वो ऑप्शन ए किए रांची। अब ये क्या किए, हमारा आंसर तो ए रहने दिए, लेकिन वहां से रांची को हटा के ऑल ऑफ द एबव डाल दिए। इस लिहाज से हमारा आंसर जो था वो गलत हो गया। और ऐसे 1-2 उदाहरण नहीं है, कुछ मैथ्स के बच्चे थे जिनका 110 115 था, वो बच्चे 70 मार्क्स पे चले गए। चलिए वो भी बात खत्म हुई, रिजल्ट आया। रिजल्ट आने के बाद नॉर्मलाइजेशन में इतना बड़ा धांधली हुआ कि जिसका कोई लिमिट नहीं है। खुद मेरे साथ ये चीज हुआ है कि मेरे से कम नंबर ला के लोग क्वालिफाई कर गए। और अब विश्वास नहीं कीजिएगा, हम अपने सब्जेक्ट की बात बताते हैं, 122 मार्क्स वाला जो है वो 47 रैंक में है। टोटल 67 सीट जनरल का था और 17 सीट ईडब्ल्यूएस का था। आप सोचिए कि 1 मार्क्स में 20 और 17 37 स्टूडेंट आ गए। 47 रैंक अगर 122 का था तो 121 मेरा मार्क्स था, और 121 में उनको टोटल 37 स्टूडेंट मिल गए। अब कैसे मिल गए इसका जवाब आज तक हमको नहीं मिला। ये पूछने गए तो जो हमेशा होता है सचिव महोदय का जवाब कि आपको मैं क्यों बताऊं, आपको मैं क्यों बताऊं, तो एक लिख के बता दें, हम लोग किससे पूछें। चलिए ये सब तो बहुत ही छोटी बात है भैया, बहुत ही छोटी बात है। सबसे बड़ी बात ये है ना कि शुरू से जेपीएससी हो या जेएसएससी हो, ये खुद प्रमाण देते आए हैं कि हम गलत हैं। आपको हम बताते हैं 7वां जेपीएससी से, जैसे कुणाल सर अभी बता रहे थे कि जो आपका ओएमआर सीट वगैरह भुला गया था, ये लोग खुद बुलाए थे एस्पिरेंट को। कुणाल सर आपको याद होगा, एक अनुप्रिया पांडे नाम की लड़की थी डाल्टनगंज की, वो लड़की खुद आके मीडिया में बकायदा बोली थी कि हम फेल है और हमको जबरदस्ती पास किया गया। ये मीडिया में आके उस लड़की ने खुद बोला था। डाल्टनगंज की कोई लड़की थी, वो आई थी जैसे जेपीएससी ऑफिस, वो खुद बोली थी। दूसरा प्रमाण हम ये देना चाहते हैं, जमलिन वाला तो चलिए इन्होंने स्वीकारा, जेएसएससी जो है, जब 31 जनवरी को आंदोलन हुआ और इनको जेएसएससी सीजीएल का परीक्षा रद्द करना पड़ा, तो ये अपनी जो गलती थी वो एजेंसी के माथे जड़ दिए और एजेंसी को शोकॉज करते हैं 12 फरवरी को कि आप पर हम कोई कानूनी कार्रवाई क्यों ना करें, कि आपने जितना एग्जाम लिया है जेएसएससी के साथ अदर एग्जामिनेशन, उन्होंने मेंशन किया है बकायदा कि जेएसएससी सीजीएल के अलावा आपने जो भी अदर्स एग्जामिनेशन लिया उस पर आप पर कार्रवाई क्यों ना किया जाए। ये जेएसएससी का ही दिया गया है नोटिफिकेशन, जो बाद में एजेंसी केस किया और वो निकल करके आया। और तुरंत 4 दिन के बाद इनका कहना होता है ना कि हम जांच करेंगे, आप कोर्ट हो, ये यही पूछते हैं ना, तो ये कौन सा कोर्ट है, ये हमको बता देना, ये कौन सा कोर्ट है कि 4 दिन में इनका फैसला भी हो जाता और क्लीन चिट भी एजेंसी को मिल जाता और 4 दिन के बाद ये रिजल्ट मांग लेते हैं। ये तो हम लोग से सवाल करते हैं जब हमारे जाते हैं प्रतिनिधि वहां बात करने के लिए, हमारे डेलीगेट्स, तो बोलते हैं आप कोर्ट हो, आप जज हो, ठीक है, वी आर नॉट कोर्ट, हम लोग जज नहीं है। अगर आप कौन सा जज की डिग्री लेके बैठे हो, कौन सा जज का पोस्ट आप लेके बैठे हैं कि 12 फरवरी को आपका जो था सो एजेंसी गलत था और पक्का 4 दिन के बाद, और ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये जेएसएससी का ही कहना है और वो जेएसएससी का कहना, और ये बात एजेंसी का आरोप है बकायदा। ये हाईकोर्ट में केस 23 अप्रैल 2024 को इसका जजमेंट आया और एजेंसी को डिबार किया गया है इसी आधार पर। तो 4 दिन में इन्होंने ऐसा कौन सा क्लीन चिट दे दिया, कौन सा कोर्ट स्पीडी ट्रायल करके उसको क्लीन चिट दे दी। तो बार बार प्रमाण आयोग खुद देते आई है, हम लोग नहीं दे रहे हैं। अब आ जाइए अभी के जेपीएससी में, आपको याद होगा
जब प्री टा एग्जामिनेशन हुआ था तो जामताड़ा में हंगामा हुआ, बाकी जगहों पे हंगामा हुआ। उसके बाद डराने के लिए लोग 10-12 लोगों पर केस किया। अभी नगर पालिका वाले एग्जाम में भी पिछली बार अलकूसा में बहुत हंगामा हुआ था, फिर केस भी हुआ था स्टूडेंट्स पर। बार-बार ये डराने के लिए केस कर देते हैं, ठीक है? जब चेयरमैन मैडम जा रही थी तो जाते-जाते वही कह के गई है कि जेपीएससी के अंदर में क्या चल रहा है। जब हम लोग मार्च में हल्ला कर, अलग बात है कि मेरा जेपीएससी प्री हुआ, हम मेंस भी लिखे और काफी अच्छा एग्जामिनेशन गया और मुझे उम्मीद भी है कि इस बार मेरा क्वालीफाई हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कि उसमें धांधली नहीं हुई, उसमें भी धांधली हुई और ये प्रमाण हम नहीं दे रहे हैं, ये मैडम जाते-जाते बोल के गई हैं कि जेपीएससी में सब कुछ अच्छा नहीं है। तो प्रमाण ये लोग खुद देते हैं, हम लोग क्या प्रमाण देंगे? तो इनको हम लोग से ज्यादा अपने अधिकारियों से पूछने की जरूरत है कि आप इस तरह का हरकत क्यों करते हैं, या फिर उनके ऊपर कोई दबाव है इसलिए नहीं डर से पूछते। ये सब तो इन लोग को खुद एक दिन बैठ जाना चाहिए, कैबिनेट बैठा लेना चाहिए और बैठा के सोच उन लोग को करना चाहिए जो हम लोग को हर बात पे करते रहते हैं। दैट्स इट। चलिए, जी। तो कुणाल जी से और प्रकाश जी से दोनों से एक सवाल है कि ये परीक्षाओं में धांधली कितने तरह की होती है और कैसे-कैसे होती है? ये भी ज़रा हमारे वो दर्शक जो इन सब चीज़ों से परिचित नहीं है वो जाने थोड़ा। पहले कुणाल जी फिर प्रकाश। अभी अभी सबसे लेटेस्ट जो तरीका इनका चला है आनंद भैया, 2 तरीके इनके लेटेस्ट हैं। जी। सबसे लेटेस्ट तरीका जो है इनका और सबसे जो मतलब यहाँ ये अपने आप को बहुत ज़्यादा पाक-साफ साबित करने की कोशिश करते हैं, एजेंसी लेवल पे। मतलब कि सबसे पहले एजेंसी मुझे ये नहीं समझ में आता कि परीक्षा में जब जान रहे हैं आप कि झारखंड में इस तरह की घटनाएँ हो रही हैं, तो आपका आउटसोर्सिंग एजेंसी हायर करने का क्या ही मतलब है? आपने इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर जेएसएससी का है, इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर जेपीएससी का है, आप वो सारे कार्य जेपीएससी से ही क्यों नहीं करवाते हैं? जेपीएससी में प्रॉपर एक मतलब एक सेटिंग रहेगा, कैमरा वगैरह रहेगा, पेपर भी वहीं छपे, सारा कुछ वहीं। ये आउटसोर्सिंग एजेंसी हायर करके आप ये बाहर पेपर क्यों छपवाते हैं? बाहर छपवाने का तो वहां पे यही होता है। अगर आप मैं आपको कैमरे के सामने एक बड़ी अजीब सी बात बताऊंगा, थोड़ा सा ये आपको काल्पनिक लगे, बट अगर कायदे से सारी एजेंसीज की अगर जांच हो, जो एजेंसीज हैं, तो आपको मैक्सिमम का पता आपको कोलकाता मिलेगा, यानी कि वेस्ट बंगाल। ये भी एक जांच का विषय है, ठीक है? ये भी एक जांच का विषय है, आपको मैक्सिमम जो है कोलकाता का मिलेगा। तो एजेंसी सबसे पहले एजेंसी के स्तर से इतना तरीके से ये करवाते हैं ये कि किसी को पता ना चले, लेकिन अंत में क्या है कि चोर कितनी भी चालाकी से चोरी करे पर अपना सबूत छोड़ जाता है। अभी वही हुआ आपका जीपीएससी में, सॉरी जेएसएससी सीजीएल के एग्जाम में। इन्होंने इतने तरीके से नेट को बंद किया था ताकि हमारी चीजें बाहर ना आए, लेकिन क्या हुआ, बच्चे और भी चालाक है, बच्चों ने बकायदा अपने मोबाइल में टाइप करके रख लिया है, व्हाट्सएप में बच्चों ने बकायदा फोटो खींच लिया है, जिसकी कई वीडियो वायरल है। मैं आपको ऑन कैमरे कहता हूँ कि कई ऐसे सबूत हैं that will be sufficient to prove that exam had been tampered। ये एकदम क्लियर हम आपको बता रहे हैं, एकदम ये सफिशिएंट प्रूफ है। अगर सोचिए मुख्यमंत्री ने एक कानून बनाया है कि अगर आप किसी भी तरह का अफवाह उड़ाते हैं तो आपके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद भी बच्चे और अगर हम लोग अगर सीना ठोक के अगर आगे आ रहे हैं या बच्चे बोल रहे हैं कि नहीं कहाई हुई है और हमारे पास सबूत है, तो इसका पीछे का कारण के पीछे सरकार को विचार करना चाहिए, छात्रों की और युवाओं की जनभावनाओं का सरोकार करना चाहिए। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा, एक सिस्टम हैकिंग का तरीका चला है जो कि बिहार में भी प्रचलित है, और इसके कई एक उदाहरण अभी हाल फिलहाल में आपके देखे गए हैं। आप एजेंसी 100 रुपए का तो वादा कर देते हो, आपकी 100 रुपए हम लेंगे, मात्र 100 रुपए लेंगे, और यहाँ पे आप आदिवासी मूलवासी की सरकार बताने का ढोंग करते हो कि अपने बच्चों से पैसा नहीं लेंगे। लेकिन होता क्या है, 100 रुपए आप फीस तो जरूर लेते हो, पर एजेंसी जो है बेटा जबरदस्त, एजेंसी जो है आप 2 कौड़ी की एजेंसी जिसका ना तो सर्वर सिक्योर है ना तो टीसीएस की तरह एजेंसी है, तो उनका सर्वर इतना वीक है कि कोई भी एक्सेस कर लेता है। और रिमोट एक्सेस के नाम पे बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर है ये मार्केट में है, जैसे एबी एडमिन वगैरह दूसरी, और यही पीजीटी में और लैब असिस्टेंट में सबसे बड़ा आरोप लगा है, सबसे बड़ा आरोप लगा है। तो ये 2 चीजें जो है ये बहुत प्रचलित है, और इस पे मैं कहता हूँ कि एसआईटी वगैरह सब कुछ नहीं होगा। सरकार अगर वाकई निष्पक्ष है, सरकार अगर वाकई चाहती है कि युवाओं का कल्याण हो, क्योंकि युवा इतने भड़के हुए हैं, इतने ज्यादा भड़के हुए हैं, आप सोच सकते हैं कि उस दिन 40-50 हजार की संख्या में जो आए थे हमारे छात्र, वो इतने ज्यादा उग्र थे कि अगर हम लोग उनको कंट्रोल ना करते तो शायद कोई बड़ा हादसा हो सकता था। पर हम गांधी की विचारधारा में विश्वास करते हैं, हम हिंसा में विश्वास नहीं करते, और यही कारण था कि हमने अपने बच्चों को नियंत्रित किया और हमने समझाया कि आजादी की लड़ाई एक दिन में नहीं लड़ी गई थी, एक चरणबद्ध तरीके से आंदोलन होगा जो कि चल भी रहा है, और अब ये रुकेगा नहीं। बाकायदा हम एक कोर्ट में जा चुके हैं और हमें पूरा न्यायपालिका पे विश्वास है, चूंकि
हमारे सबूत प्रॉपर हैं और एक हियरिंग हो चुकी है, मैं आपको बता दूं चीफ जस्टिस के पास। चीफ जस्टिस ने क्लियरली कहा कि इवन वो रिजल्ट भी पब्लिश कर दें, ठीक है, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर आप जो साक्ष्य या दावा कर रहे हैं अपने पीआईएल में अगर वो सही पाए गए तो पूरी प्रक्रिया को माननीय न्यायालय रद्द करेगा। तो ये दो सबसे लेटेस्ट तरीके हैं, और भी जो बहुत सारे लेटेस्ट तरीके हो सकते हैं। अब चोर की बुद्धि वही जाने, ठीक है, कि कैसे चोरी करा रहे हैं लोग, लेकिन इसकी सघन जांच आवश्यक है। सभी छात्रों के साथ न्याय होगा, क्योंकि अब वैसे भी परीक्षाएं होने से रही, रिजल्ट तो ये प्रकाशित कर नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने खुद ऑन कैमरे बोला है कि अगर जब तक जांच की प्रक्रिया चलेगी, माननीय उच्च न्यायालय में मामला चलेगा, तब तक जो है हम रिजल्ट पब्लिश नहीं करेंगे। और अगर देखिए स्थिति यह हो गई है कि अगर रिजल्ट पब्लिश कर देते हैं तो मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि छात्रों के आक्रोश को झेल नहीं पाएंगे, उग्र हो जाएंगे छात्र, ये झेल नहीं पाएंगे। इसलिए अगर अगर सरकार तक मेरी बात पहुंच रही है जनमन के माध्यम से, तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जब तक पूरी तरह से जांच की प्रक्रिया न पूरी हो जाए, जब तक जो है मामले न्यायालय से जो है फैसला ना आ जाए, तब तक ना तो रिजल्ट पब्लिश करे ना ही डीबी का। और वैसे भी मुझे जहां तक पता है कि चुनाव आयोग में ज्यादा जानकारी आपको ज्यादा अच्छे से होगा, चुनाव आयोग में रिजल्ट पब्लिश नहीं किए जाते। तो ये दो लेटेस्ट तरीका था आनंदिया, आगे हो सकता है कोई तरीका होगा, पता चलेगा तो आपको जरूर बताएंगे। प्रकाश सर से जानना चाहेंगे, बड़ी चर्चा होती है, दो तरह की परीक्षाएं होती है, एक तो ऑनलाइन और एक ऑफलाइन। तो कई बार कहा जाता है कि नहीं ओएमआर खाली छोड़ने के लिए कहा गया, बाद में एजेंसी में भर दिया जाएगा, या कुछ कहा जाता है कि नहीं कुछ परीक्षार्थियों को बाहर ले जाकर आंसर रटवाए गए, फिर उनको लाकर सेंटर्स पर छोड़ दिया गया। तो क्या ये तरीका होता है? आप लोगों को क्या अनुभव हुआ है इतने दिनों से जो आप लोग परीक्षाओं को देख रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, जो आपके बीच जो छात्र बताते हैं, क्या तरीका है ऐसा होता है? पिछली बार क्या हुआ था कि यही बातें सामने आई थी कि लोगों को दूसरे राज्यों में ले जाया जाता है, वहाँ पे उनको प्रॉपर उत्तर रटवाया जाता है, उनको होटलों में रखा जाता है, उसके बाद उनको सेंटर तक छोड़ा जाता है। मगर ये बातें जब फैल गई तो इस बार क्या हुआ कि इस बार भी वही प्रोसेस अपनाया गया, मगर इस बार इंटरनेट बंद कर दिया गया, ताकि इंटरनेट बंद रहेगा तो ये खबरें नहीं फैलेंगी। दूसरी चीज, इस बार फोन कॉल के माध्यम से भी लोगों को आंसर बताए गए। जो लोग ये काम कर रहे थे, फोन कॉल्स के माध्यम से भी आंसर बता रहे थे। एक चीज ये भी हुआ कि कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डायरेक्टली एक एक सेट से उठा करके एसएससी सीजीएल 2019 का जो सवाल है, एक ही सेट से 16 प्रश्न उठा करके, 2022 का मैथ्स का सवाल एक ही सेट से 16 प्रश्न उठा करके दे दिए गए। तो एक नया तरीका इन्होंने ढूंढा कि अगर उन लोगों को आंसर नहीं बता पाएंगे तो उनको कॉल पे ये बता देंगे कि 2019 वाला 2022 वाला क्वेश्चन का आंसर पढ़ लेना, ठीक है। तो एक नया तरीका इन्होंने अपनाया है। ऑनलाइन में क्या कर रहे हैं कि ऑनलाइन में अच्छा, लोग ये पता नहीं कर मतलब पाते हैं। ये एक नए तरह का कदाचार है कि किसी एक पर्टिकुलर सेट से उठाकर क्वेश्चन देंगे, तुम उतना उतना सेट रट लेना। तो हाँ, और ऑनलाइन में क्या हो रहा है कि ऑनलाइन में सिस्टम को ही हैक कर लिया जा रहा है, उसका खुलासा हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। जब रिस्पॉन्स की आता है तब पता चलता है कि इसके ऑप्शन को बी से उठा करके डी में ले आया जा रहा है। तो सिस्टम को हैक करके आंसर में भी फेरबदल किया जा रहा है, और वो जो जो सेटिंग करवाता है उसके आंसर अपने आप ऑटोमेटिक आंसर क्लिक हो जाते हैं सिस्टम के अंदर। तो ये ऑनलाइन में चल रहा है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जेएसएससी के जो अधिकारी हैं, इनका अगर आप आचरण देखेंगे, आप देखेंगे कि जब ये बातचीत करते हैं तो पहले बोल देते हैं कि जिस समय हम बोलेंगे उस समय आप लोग नहीं बोल सकते। उनको बोलने का पूरा मौका दिया जाता है, हम लोग चुपचाप सुनते हैं उनकी बातों को। लेकिन जब हम लोग बोलना स्टार्ट करते हैं तो बार बार टोकते हैं, बार बार टोकते हैं, और उनकी 2 दिनों की बातों में विरोधाभास नजर आता है। आप देखेंगे कि एक दिन वो बोलते हैं कि जांच के प्राधिकार हम नहीं हैं, अगले दिन जब हम जाते हैं तो बोलते हैं कि आप एविडेंस मूल स्रोत क्यों नहीं लेके आए। तो अपनी ही बातों में बार बार वो पलटी मारते हैं। आज जब हम लोग गए थे तो बोला गया कि आप एविडेंस जिनके मोबाइल में मूल स्रोत है उनको साथ में लेके क्यों नहीं आए। हम लोगों ने कहा कि पिछले दिन तो लेकर आए थे सर, आपने उस दिन मना कर दिया कि हम जांच के प्राधिकार नहीं, हम लोग जांच नहीं करें, जबकि 4 से 5 घंटे हम लोग वहां पे थे। अगर ये चाहते तो पूरा सरकारी तंत्र इनका है, ये उनको बुला करके जांच करवा सकते थे, मूल स्रोत के साथ हम लोग गए थे, लेकिन इनकी मंशा नहीं थी। हम लोग उस दिन सब चीज के साथ गए थे। अगर उस दिन वो जांच करवाते तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। उस दिन वो ऐसा नहीं करवाया, वो टाइम पास किए, सिर्फ टाइम पास कर रहे थे, सिर्फ अंधेरा करने का वेट कर रहे थे। और जब आज हम लोग गए तो आज बोल रहे हैं कि आप मूल एविडेंस के साथ क्यों नहीं आए, आप सारे लोग क्यों नहीं आए, ठीक है। तो ये केवल बातों को इधर से उधर बदलते हैं और अपनी ही बातों में ये विरोधाभास आपको दिखेगा कि अपनी ही बातों में ये फंसते नजर आते हैं। आज हम लोगों ने प्रॉपर जवाब दिया है कि अगर अगर आपके पास जांच का प्राधिकार नहीं है तो हम आपको जांच के लिए मूल स्रोत क्यों दें। सवाल खड़ा होता है ना।
अगर आप जांच करने बिल्कुल। का प्राधिकार नहीं है तो शपथ पत्र हम आपको क्यों दे? शपथ पत्र तो हम लोग जाकर के हाई कोर्ट में देंगे। ये शपथ पत्र को लेकर बार बार न्यूज़पेपर में ये कह रहे हैं कि ये शपथ पत्र नहीं दे रहे हैं, ये मूल एविडेंस नहीं दे रहे हैं। तो जब आपके पास जांच का प्राधिकार नहीं है, आपने कमेटी तो गठित कर ली है, लेकिन जब हम लोग जांच करने बोलते हैं तो बोलते हैं हम जज नहीं हो सकते, हम जांच करने वाले नहीं हो सकते। तो हम आपको शपथ पत्र क्यों दें, हम आपको मूल एविडेंस क्यों दें? फिर तो हम लोगों को न्यायपालिका जी। की शरण में ही जाना होगा ना सारी बातों के लिए। तो ये सारी नहीं, चीजें चल वैसे रही भी हैं। जब आपने पीआईएल कर दिया है, तो वैसे भी जेएसएससी अब इसमें कोई जाँच करेगा नहीं, क्योंकि जो सरकारी व्यवस्था मैं समझता हूँ, उसमें यही है कि अगर कोई मामला कोर्ट में चला जाता है, तो सारी सरकारी व्यवस्था हाथ पे हाथ धर के बैठ जाती है कि अब तो मामला कोर्ट में चला गया, वहाँ से जो आदेश आएगा तो फिर हम उसके बाद कुछ करेंगे। श्वेता बिल्कुल, जी से बिल्कुल। जानना चाहेंगे और आप तीनों से जानना चाहेंगे कि मैं आपका सोशल मीडिया पोस्ट भी फॉलो करता रहता हूँ। आप लोगों ने कहा कि हमने कई बार मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश की, उनसे मुलाकात नहीं हुई। लेकिन आपकी प्रधानमंत्री से मुलाकात हो गई, जिनसे मिलने के लिए काफ़ी लंबा समय लगता है, कई बार तो लोगों की मुलाकात नहीं हो पाती है। तो ये मुलाकात कैसे संभव हुई और प्रधानमंत्री ने आपकी बातों को कैसे सुना और कैसा अनुभव रहा? पहले श्वेता जी, फिर कुणाल जी, फिर प्रकाश जी, फिर बात को खत्म करेंगे क्योंकि समय काफ़ी हो गया। भैया देखिए, हम बसंत सोरेन जी से कांटेक्ट किए थे, ठीक है? कि एक बार अभी नहीं, पीजीटी के ही टाइम पे कि एक बार हमको सीएम सर से मिलवा दीजिए, ठीक है ना? तो उनका साफ-साफ कहना था कि आप मिलने जाओ। हम बोले भैया वहाँ पे कोई हम लोग को मिलने नहीं दे रहा है। तो उन्होंने कहा कि जैसे उन्होंने मेरा नाम सुना तो उनका सीधे से यही था कि आप कोशिश करो, अभी तो मुझे पता नहीं वहाँ पे कौन अधिकारी है। हम बोले तो आप तो सीएम सर के भाई हो, आपके पास उनका नंबर होगा, आप एक बार बोल दीजिए ना कि हाँ, लोग गए हैं, एक बार मिल लें। तो बोले नहीं, मेरी तो उनसे फ़ोन पर कभी बात नहीं होती, जब हम मिलते हैं तो हम बोले कि आप मिलते कितने दिन में हैं? तो ये मैं नहीं बता सकता मैं किधर जब मैं मिलता हूँ तभी बात होती है। चलिए मुझे लगा कि क्या पता भाई-भाई में नहीं बातचीत होती होगी तो नहीं मिलवा दे रहे हैं। तो एक कोई है आपके ए राजा करके या समथिंग उनका नाम है, कांग्रेस के हैं। हम उनको फिर फ़ोन किए कुछ दिन के बाद कि भैया एक बार हम लोग को सीएम सर से मिलवा दीजिए, ठीक है? तो बोले कि आप सीएम की बात कर रही हैं, सीएम बहुत बड़ा चीज़ है, हम जिला के स्तर के हैं, हम आपको तो पहले तो कितना बार मैंने श्रीवास्तव सर को फ़ोन किया है, 1-2 बार नहीं। और वो देखने की चीज़ है, मेरे कॉल डिटेल में सारा कुछ है, क्योंकि जियो का कॉल डिटेल पिछले 2 साल का निकल जाता है। मैंने कम से कम 20 से 25 बार श्रीवास्तव सर को फ़ोन किया हो कि एक बार हम लोग को सीएम सर से मिलवा दीजिए, लेकिन नहीं, कभी नहीं। और दूसरी बात कि इस बार टीजीएल में इसलिए एफर्ट बहुत ज़्यादा नहीं लगाए मिलने का कि पीजीटी में जब मिलने हम लोग गए थे, तो एक दिन सीएम साहब हम तो उस दिन नहीं जा पाए थे। आज मिले थे और उसके 2 दिन के बाद वो बोले कि हमारे संज्ञान में है, जब तक इसको हम नहीं ओके करेंगे तब तक हम नियुक्ति नहीं देंगे। और उसी दिन शाम को वो घोषणा करते हैं कि हम 12 तारीख को नियुक्ति पत्र बाँटेंगे, ठीक है? तो विश्वास ये लोग खुद खत्म किए हैं अपना। हम लोग तो पिछले 4 साल 5 साल से विश्वास रखे हुए हैं, अभी भी हम किसको बोल रहे हैं कैंसिल करने एग्जामिनेशन? प्रधानमंत्री जी को तो हम लोग बोल के नहीं आए कि हमारा एग्जाम चलिए सर, जरा सीएम सर को बोल दीजिए कैंसिल कर देंगे, ऐसा तो हमने नहीं बोला। हम अभी भी आप पर विश्वास रख के आपसे रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं। अगर हमने कभी भी आपके ऊपर जोर हाँ, ठीक है, हमारा तरीका जो है लोकतांत्रिक तरीके से हम कर रहे हैं। आप अगर एक चीज़ भी दिखा दीजिए कहीं भी कि हम लोग का तरीका गलत हो, हम हमेशा अभी भी आप ही पर भरोसा करके रिक्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन आप खुद अपना भरोसा तोड़े हुए हैं स्टूडेंट के प्रति, हम लोग भरोसा नहीं तोड़े, आप जो किए हैं उससे हमारा भरोसा टूटा है। और एक चीज़ आपको और बताना चाहेंगे, आप एग्जाम का पूछ रहे थे ना, क्वेश्चन रिपीट तो हुआ है, सो वो तो हुआ ही है। अभी आपको हरियाणा में हाई कोर्ट में एक एग्जाम का डिसीजन आया है, उसमें 20 या 22 क्वेश्चन रिपीट था, वो एग्जाम को कैंसिल करना पड़ा हरियाणा हाई कोर्ट को, और ये हरियाणा का जो एसएससी है उसको। हरियाणा हाई कोर्ट का ये डिसीजन है। और एक चीज़ हम आपको बता दें, यहाँ पे तो ऐसा हुआ है खास करके पीजीटी मामले में कि 2 सेंटर के नाम रातों-रात बदल गए। ऐसा क्या था कि उस सेंटर ने एक एग्जाम लिया और उसके बाद उसका नाम, पता वही है, बिल्डिंग वही है, बस नाम बदल गया। तो ये सब चीज़ झारखंड में आम हो चुका है। बस इतना ही। मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ बहुत डिटेल में, 1-2 मिनट को मुझे समय चाहिए होगा, मैं आग्रह करूंगा आपसे। मैंने जब इससे पहले जितने भी परीक्षाएं हुई, चाहे वो नियोजन नीति का हुआ हो, चाहे वो पीजीटी का हुआ हो, चाहे जितनी भी परीक्षाएं हुई, और ये सारे फोटोज और वीडियो ट्विटर पे मेरे और अधिकतर जगह उपलब्ध है। मैं जो कह रहा हूँ वो पूरी तरह सत्य है। मैंने मिथिलेश ठाकुर से बात किया, मैंने उनके जो दूसरे मुख्यमंत्री जी कहे जाते हैं पंकज मिश्रा, मैंने उनसे तक मिला था। राजेश ठाकुर जी से जब मैं मिला था धनबाद में, तो उस समय उनके साथ बादल पत्रलेख जी थे,
और बादल पत्रलेख जी थे, बन्ना गुप्ता जी थे, इन सारे लोगों तक मैंने अपनी बातें पहुंचाने की प्रयास किया, बट सब लोगों ने कहा, मतलब क्लियर वे में उन्होंने कहा कि भाई हम कुछ भी कहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी बात नहीं सुनते, कुछ भी कहते हैं, एकदम डिट्टो वर्ड एकदम जो है यही था। और अगर मिलने की बात थी तो मतलब अगर राजनीति ही करनी थी हम लोगों को तो 4.5 साल तक कोई बता दे कि हम लोग किसी पार्टी के पास गए या किसी के पास गए। मेरी तो किताब का विमोचन भी जो है रविंद्रनाथ महतो इतने प्रभावित हुए किताब से, उन्होंने विधानसभा में मेरी किताब का प्रचारित किया जो कि जेएमएम के हैं। उसके बाद आदरणीय आदरणीय गुरु जी के पास हम लोग गए, आदरणीय गुरु जी ने तो बाकी जो है प्रशंसा पत्र जारी किया। हफीजुल हसन उन्होंने भी प्रशंसा पत्र जारी किया। हम लोग तो किसी बीजेपी वाले के पास नहीं गए थे देने के लिए। तो अब किसने मजबूर किया? 4.5 साल तक जब आपने बात नहीं सुनी तो एक स्वस्थ लोकतंत्र की परिभाषा होती है कि अगर आपका कोई साथ ना दे तो विपक्ष का आपको साथ देना जरूरी है। और 4.5 साल में पहली बार हम लोग आदरणीय बाबूलाल जी से जाकर मिले, उन्होंने अपनी समस्याओं को बताया और हमारा प्रधानमंत्री से मिलने का सिर्फ एक मकसद था। चूंकि मीडिया के बंधु उतना सपोर्ट नहीं कर रहे थे, मैं खुल के बोल रहा हूँ, मीडिया के बंधु उतना सपोर्ट नहीं कर रहे थे। हमारा 2 मकसद था कि पहला हमारी बातें नेशनल मीडिया में जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री हैं वो, उनसे मिलना बहुत बड़ी बात है और उन तक कोई मुद्दा स्टेट का पहुंचेगा जो कि पेपर लीक अभी हर राज्य में बहुत ही एक इंपॉर्टेंट विषय बना हुआ है। तो पहला हमारा ये था मोटो कि हम इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाएं, जिसमें हम कामयाब भी हुए। और दूसरा कि अगर हाई कोर्ट से जो हमारा पहले से हम लोगों ने प्लान करके रखा था कि जो अगर हम हाई कोर्ट में जाते हैं और सीबीआई इंक्वायरी होती है तो सीबीआई चूंकि केंद्र का विषय है तो हाई कोर्ट अगर करता है तो केंद्र सरकार की तरफ से हमें मदद मिलेगी। और प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल आश्वस्त होकर कहा कि अगर सीबीआई इंक्वायरी होती है तो आपकी जो जांच है वो प्रोकर तरीके से हम लोग करवाएंगे। बस हमारा यही 2 मकसद था और हमारा तीसरा कोई मकसद ना, चूंकि हम लोग पढ़े लिखे थे इतना हमें पता है कि स्टेट गवर्नमेंट तो खुद से करेगी नहीं, ये पूरे झारखंड के बच्चे जानते हैं। दूसरा, राज्य सरकार या तो करती है सीबीआई इंक्वायरी या तो हाई कोर्ट करता है, तो राज्य सरकार तो करने से रही, तो हम लोग हाई कोर्ट की शरण में गए हैं। और मैं कुछ लोगों को ये भी कहना चाहता हूं कि हम लोग जो है एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करते हैं और संविधान में विश्वास करते हैं। ये सरकार इतनी इतनी ढीठ है कि 60-40 का आंदोलन देखिए पूरे राज्य में हुआ, कई एक जगह लाठियां चटकी, कई एक लोग की गिरफ्तारियां हुई, कई एक एफआईआर हुए। क्या 60-40 का नियोजन नीति वापस हुआ? नहीं हुआ। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो कुर्मी आंदोलन, रेल टेका आंदोलन, जो आपके भी मतलब पूरा ट्रेन का ट्रेन रुका गया, ठीक है, लेकिन क्या सरकार ने उनकी बात मानी? नहीं मानी। तो हम इन सब चीजों के अलावा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आंदोलन करना गलत बात है, हम लोग इसको भी फॉलो करेंगे और कर भी रहे हैं और आगे भी कंटिन्यूस रहेगा, बस हमारा स्वरूप चेंज होगा। लेकिन दूसरा, हम न्यायपालिका में अगर विश्वास करते हैं तो न्यायपालिका के शरण में जाना उचित समझा, क्योंकि न्यायपालिका से सभी लोग बंध जाते हैं, बाध्य हैं। और शायद इसीलिए चेयरमैन साहब जब परसों दिन हम लोग सेक्रेटरी से मिलने गए थे तो वो कहीं ना कहीं पूरे मायूस थे। उन्होंने क्लियर कहा कि अब इसमें हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि मामला सब्जुडाइज हो चुका है। तो प्रधानमंत्री से मिलने का हमारा सिर्फ और सिर्फ एक मकसद था कि 4.25 साल में अगर कोई बता दे कि हमने किसी तरह की राजनीति की, राजनीति करने का मौका किसने दिया, किसने इस विषय को राजनीतिकरण दिया? जब यही मुख्यमंत्री जी के पास, अगर आपको आनंद अच्छे से याद होगा, तो 2019 की जून के बाद का सारा पोस्ट उठा के देख लीजिए। मैं आपको जो है अगर नहीं मिले तो मैं आपको भेज दूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद बुला बुला के लड़कों से बात करते थे जो हेलमेट पहन के घूमते थे और ये भाषण देते थे कि बदलो सरकार पाओ अधिकार। तो उस समय लोग जो है जेएमएम के दलाल हुआ करते थे। लेकिन आज अगर वही विपक्ष में पक्ष में बैठे हैं और विपक्ष में भाजपा है और उनके पास लोग जा रहे हैं तो आज बीजेपी के दलाल हो गए। तो छात्र तो कहीं के नहीं है और इनके सोशल मीडिया के लोग जिस तरह से शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उठा के देख लीजिए। ये एक लोकतांत्रिक एक अच्छी परिभाषा नहीं हो सकती कि टीचरों को दलाल कहा जा रहा है, बहुत तरह के अपशब्द कहे जा रहे हैं। ये कौन सी परिपाटी झारखंड में चल रही है समझ में नहीं आ रहा है। अगर इतने ही अगर आप दूध के धुले हैं तो आप चैलेंज को एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? हम तो चैलेंज हम लोग कर दिए हैं। एक काम करिए, आपको सबूत भी चाहिए, सबूत हम लोगों ने दे दिया है। आप एक काम करिए, वहां पे मीडिया ट्रायल करवाइए मोराबादी मैदान में। फिर से आपके माध्यम से सरकार को कहता हूं कि मोराबादी में बुलाइए, सारी मीडिया को बुलाइए, फॉरेंसिक वालों को बुलाइए, पुलिस को बुलाइए, हम लोग आएंगे, सारे छात्र आएंगे और आपको लाइव सबूत सारे लोगों के सामने दिखाएंगे कि किस तरह से पेपर जो है पहले आउट था। और अगर हम लोग अपने तथ्यों पे गलत पाए गए, ठीक है, वो जांच का विषय है, तथ्यों में गलत पाए गए, अगर मूल साक्ष्यों से कोई छेड़छाड़ है तो हमारे एफआईआर हो, जो कानून भी बना है। तो इस चैलेंज को कोई एक्सेप्ट करने की ताकत रखता है? रखते तो है नहीं। बस मीडिया में आके एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि जितने भी दलाल फाइटर, कोचिंग गैंग, भाजपा का कोचिंग गैंग, मतलब ये अजीब सी एक परिपाटी चल पड़ी। और ये देख के बहुत तकलीफ होता है कि सच को भी अपमानने के लिए तैयार नहीं हो, ना ही जांच कराने के लिए तैयार हो। और जो चेयरमैन, जो आयोग कुछ दिन पहले कह रहा था कि हम सक्षम प्राधिकार नहीं है, आप जो सबूत दे रहे हैं जांच करने के लिए, आज वो हमसे मूल सबूत मांग रहे हैं। देखिए, इनके स्टेटमेंट में विरोधाभास है। तो ये एक बहुत ही गंभीर विषय है। और मैं फिर से माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा कि 6.5 लाख युवाओं के भविष्य का बात है, सुधर जाइए और हमारी बात मान लीजिए। आपको मानना पड़ेगा ही
कि पेपर आउट हुआ है, परीक्षा में गड़बड़ी हुई है, मान जाइए खुद से पेपर को लीक रद्द कर दिए तो वो ज्यादा अच्छा है। अगर रद्द नहीं करेंगे तो माननीय न्यायालय से या हम लोग आंदोलन के माध्यम से रद्द तो इसे करवा के रहेंगे। मैं आपके कैमरे के माध्यम से कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। 6.5 लाख युवाओं के भविष्य का बात है। प्रकाश सर से जानना चाहेंगे आखिर में कि आपकी अब आगे की क्या योजना है? आगे की योजना बस न्यायालय खुलने का वेट है हम लोग का। जब दुर्गा पूजा के बाद हाईकोर्ट खुलेगा तो हम लोगों का प्रयास होगा कि जल्द से जल्द सुनवाई हो और एग्जाम पे स्टे लगे और एग्जाम में जो चीजें हुई है उसकी जांच हो। अभी आपने एक सवाल पूछा था कि मुख्यमंत्री से मिलने के बारे में, तो मैं शॉर्ट में इसका जवाब देता हूँ। ये पिछले 5 साल को उठाकर देख लीजिए, मुख्यमंत्री छात्रों से मिलने में कभी भी इंटरेस्ट नहीं दिखाए हैं। पंचायत सचिव का मैटर बहुत सभी को पता है। पंचायत सचिव का जो मामला था वो बहुत दिनों से अटका हुआ था, 2018-19 से अटका हुआ था। 2020 से लगातार ये लोग आंदोलन कर रहे थे और 2023 में जाकर को इनको नियुक्ति मिली, वो भी सुप्रीम कोर्ट के कहने पर नियुक्ति मिली। इस बीच इन्होंने बहुत बार मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास किया, लेकिन अधिकतर बार इनको असफलता हाथ लगी। तो मुख्यमंत्री जब से बने हैं तब से सबसे ज्यादा अगर इग्नोर कर रहे हैं तो छात्रों को कर रहे हैं, जबकि छात्रों ने ही सबसे ज्यादा सपोर्ट इनको चुनाव में किया था। इनके वादों पर भरोसा करके कि 5 लाख रोजगार हम हर साल देंगे, इनके वादों पर भरोसा करके सबसे ज्यादा अगर किसी ने सपोर्ट किया था वो छात्रों ने किया था। और अभी सबसे ज्यादा अविश्वास का भाव अगर है तो छात्रों में ही है। तो अब देखिए आने वाला, अब चुनाव का भी वक्त है, चुनाव में भी छात्र इस बात का जवाब देंगे अच्छी तरह से, क्योंकि चुनाव आने ही वाला है। वक्त बताएगा कि आगे क्या होने वाला है। तो गलत किया जो तेरे वादे पे एतबार किया, यही छात्रों का कहना है और छात्र नेताओं का कहना है। और मुझे लगता नहीं है कि इसको सम अप करने के लिए कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत है। इतनी बातें ये लोग कह गए, बेबाकी से कह गए। और मुझे लगता है कि जो छात्र इस आंदोलन में वो तो जानते ही हैं, लेकिन जो जनता, जो हमारे दर्शक इन सब चीजों से वाकिफ नहीं है, उनको भी पूरी क्लैरिटी मिल गई होगी। तो कुणाल जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, प्रकाश जी आपका भी धन्यवाद और हमारी बहन श्वेता जी हैं, इनका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले वीडियो में किसी और सब्जेक्ट के साथ मिलेंगे, तब तक धन्यवाद, नमस्कार, आप सभी का धन्यवाद। बहुत